देखिए चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 मुगल साम्राज्य, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक। और इसमें हमें क्या देखना है, मुगल राजपूत संबंध। आज क्या देखेंगे, मुगल राजपूत संबंधों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मुगल राजपूत संबंध, तो अगर जैसे मैं मुगल और राजपूतों के संबंध देखूंगा तो आपने देखा होगा मुगल राजपूतों के संबंध जैसे अकबर से लेकर के, और अकबर से पहले भी अगर हम चर्चा करें तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता दूंगा कि जब बाबर थे, बाबर के टाइम मुगल राजपूत संबंध कैसे थे, दोनों में कैसे था, 36 का आंकड़ा था। आपने देखा होगा ना कि बाबर के टाइम पर राजपूत कौन था, राणा सांगा का नाम सुन रखा होगा ना। बाबर के टाइम पर तो राणा सांगा के साथ जैसे संबंध रहे सबको पता है, ठीक है, आप सबको पता है ना। बाबर के टाइम पर राणा सांगा के बाबर के कैसे संबंध थे बताइए। दोनों की क्या आक्रामककारी नीतियां थी, यानी कहीं कहीं दोनों ही दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करना चाहते थे। यानी देखो, अगर उधर से देखोगे, बाबर भी कहीं कहीं दिल्ली के साम्राज्य की गद्दी पर बैठना चाहता था और राणा सांगा भी कहीं कहीं दिल्ली सल्तनत पर काबिज होना चाहते थे, ठीक है। तो कहीं कहीं उसमें यही आप, नमस्कार जी, आपको ये देखने मिलेगा कि उस टाइम के आपको मुगल राजपूत संबंध देखने को, बाबर के टाइम पे अकॉर्डिंग टू आपने देखा। लेकिन इसमें क्या होगा कि मुगल राजपूत संबंधों को हमें देखना, और मोस्टली इस चैप्टर में आपको अकबर से लेकर के कहाँ तक देखने को मिलेगा कि औरंगजेब तक मुगल राजपूत संबंध किस प्रकार के थे, ठीक है। तो उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये पूरी मैं अगर जो पहले जो मैं बता रहा हूँ भूमिका का ही वर्णन किया जाएगा, ध्यान से सुनेगा। देखो, अकबर की राजपूत नीति उसकी मौलिक सूझबूझ का परिणाम था। यानी अगर हम अकबर की चर्चा करें, देखिएगा 6.7 मुगल राजपूत संबंध, ठीक है। तो इसमें पहले ही उन्होंने अकबर देर, हाँ जी बोले, बोलो। वही पॉइंट पढ़ा रहे हैं 6.7 डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट, शुरू क्योंकि से नहीं पढ़ा है। ऐसा है क्योंकि मुझे एक टॉपिक के अकॉर्डिंग बोला गया था, मैं वही टॉपिक करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आज देख लीजिए, ठीक है। पूरा ही हेलो, पूरा ही करा दे। ठीक है सर मैम। बोल रहे हैं पूरा ही करा दीजिए शुरू से। ऐसा ऐसा है, ठीक है, मैं करवा दूंगा बीच बीच में। देखिए ऐसा है गरिमा, ऐसा है कि एक असाइनमेंट का क्वेश्चन था और उसी के अकॉर्डिंग मुझे 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं पूरा करवा चुका हूँ, ऐसा नहीं मैंने करवाया नहीं है। बीच में मैं कल ज़रूर करवा दूंगा, इसमें जितने भी टॉपिक होंगे ज़रूर बता दूंगा। तो एक एक टॉपिक एक एक दिन बताता हूँ तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा कि किसके कैसे संबंध थे, नाम लेकर के बता दिया उसके ऐसे संबंध थे, उसमें रिश्ते बन गए थे, उसमें उसमें उन्होंने 36 का आंकड़ा था, वहाँ पर युद्ध हो गया। ऐसा नहीं, बल्कि डीप में देखेंगे। देखो, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक देखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो आपने बोला मैं बाद में ज़रूर करवा दूंगा, ठीक है। देखो, अकबर की राजपूत नीति उसकी मौलिक सूझबूझ का परिणाम था, ठीक है। तो कहीं न कहीं अगर हम देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में जो राजपूतों के साथ संबंध बने, मुगल और राजपूत जो संबंध बने अकबर के शासनकाल में अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं उसमें कई सारी नीतियां हैं, कई सारे स्टडी हैं कि कई सारे अगर हम राजपूतों राज्यों को देखेंगे तो उन्होंने क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। कई सारे राजपूत राज्यों ने क्या कर दिया था, वहाँ पर समर्पण भी कर दिया, ठीक है। तो ये पेज नंबर 137 है, ठीक है। तो राजपूतों ने वहाँ पर समर्पण कर दिया, यानी उसकी मौलिक सूझबूझ का परिणाम था। अकबर की राजपूत नीति को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। यानी अकबर की जो राजपूत राज्यों के साथ जो नीति है उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 चरणों में, यानी 3 टाइप में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइडेड कर सकते हैं। 1569 से लेकर के 70 तक पहला चरण को माना जाता है, जिसमें अकबर ने दिल्ली सुल्तानों की नीति का अनुसरण किया। यानी दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान, ध्यान सुना, 1569 से लेकर के, ठीक है, 1569 से लेकर के, यानी 69 और 70 में 1569 से लेकर 1570 तक अकबर ने जो पहला रणनीति अपनाई वो कहीं कहीं दिल्ली सुल्तानों के आगमन के अनुसार, यानी दिल्ली सुल्तानों की नीतियों का आगमन, यानी दिल्ली के जो सुल्तान थे वो जिस प्रकार की मुगल राजपूतों के साथ संबंध रखते थे उसी प्रकार का संबंध कहीं कहीं अकबर ने रखा। यानी कहीं कहीं वहाँ से उनसे मित्रता का संबंध नहीं बल्कि कटुता का संबंध या कहीं दुश्मनी का संबंध रखा गया, ठीक है। जिस प्रकार के संबंध कौन रखता था कि दिल्ली के सुल्तान तो आप इसको अलग डिवाइडेड करके लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 1569 से लेकर के 70 तक पहला जो चरण माना जाता है उसमें अकबर ने दिल्ली सुल्तानों के अधीन नीति का अनुसरण किया। दूसरे चरण में
दूसरे चरण में अकबर ने राजपूतों के साथ दोस्ती बढ़ाने का प्रयास किया। दोस्ती बढ़ाने का प्रयास होता और कहीं कहीं उनके साथ क्या होते, वैवाहिक संबंध और कहीं कहीं वहां से मित्रता के संबंध होते। दूसरे चरण में क्या देखेंगे, पहले चरण में क्या है, कट्टरता बढ़ेगी, यानी दुश्मनी का उन्होंने एक प्रकार से मुगल राजपूतों के खिलाफ उन्होंने एक प्रकार से अगर हम बोलेंगे तो एक प्रकार से उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने का काम किया, जिस प्रकार दिल्ली के सुल्तान करते थे। पहला अगर हम चरण देखेंगे, ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है अकबर की राजपूत राज्यों के प्रति नीति कैसे रही, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में। और इस क्वेश्चन को भी कहीं कहीं इसी में मिक्सअप किया गया है। कौन सा क्वेश्चन, मैं दोबारा बोल देता हूं, अकबर की राजपूत राज्यों के साथ उसकी नीतियां क्या थी। तो कहीं कहीं अगर हम देखेंगे कि राजपूत राज्यों के साथ अकबर की जो रणनीति थी वो कहीं कहीं क्या थी, उसकी सूझबूझ का परिणाम था। अकबर की राजपूत राज्यों के साथ हम नीतियों की 3 चरणों में डिवाइडेड कर सकते। पहला चरण देखेंगे तो 1569 से लेकर के 70 तक चला, जिसमें हम देखते हैं कि अकबर ने दिल्ली सुल्तानों की नीतियों का अनुसरण किया, यानी दिल्ली के सुल्तान जिस प्रकार की नीति का अनुसरण करते थे उसी प्रकार की नीति का अनुसरण अकबर ने भी किया। दूसरे चरण में हम क्या देखेंगे, दूसरे चरण में अकबर ने राजपूतों के साथ, ध्यान सुनिएगा, राजपूतों के साथ दोस्ती बढ़ाने का, यानी उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया गया। और कुछ दोस्ती बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। पुरानी नीतियों के कुछ तत्वों को भी जारी रखा गया, यानी पुरानी। तीसरे चरण में अकबर ने मुस्लिम कट्टरपंथियों से अपनों को अलग कर दिया। यहाँ पर जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, इसका मतलब है कि अकबर ने कहीं कहीं जो हिंदू समाज है कहीं कहीं उसके तरफ उनका झुकाव। जब अकबर की शादी कई हिंदू राजकुमारियों से और कई हिंदू लड़कियों से होती, तब कहीं ना कहीं अकबर की नीति में कई सारे परिवर्तन आते हैं। मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ। जिस प्रकार अकबर ने, अगर देखोगे कि 1662 में क्या होता, उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। यानी क्या होता था, पहले अगर कोई भारत में ना तीर्थ यात्रा करने जाता था तो क्या लगता था, कर लगता था। यानी अकबर के शासनकाल में 1562 में अगर आप तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो आपको क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। ठीक है, तो अगर आप तीर्थ यात्रा जाते थे तो आपको कर देना। लेकिन 1664 में आपने क्या दिया, 1663 और 64 में आपको क्या देंगे कि उसने जजिया कर हटा दिया। देखो, हिंदुओं पर लगने वाला जो जजिया हटा, उसका भी कहीं कहीं मेन रीजन यही था कि कहीं कहीं, क्या बोलिए आप? वॉइस कट रही है आपकी, सर वॉइस कट रही है आपकी, नहीं आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्यों नहीं है। ठीक है, अब आ रही? हेलो हेलो, ठीक है, देखिए क्या, अगर हम देखो, हाँ जी बोलिए। सर बुक में 15 से 64 से हाँ वही है कि समझ नहीं रहे हो, इसके बीच में हटा है। ठीक है, 7 से 64 के बीच में उसकी जो रही, इसी में उसने, मैं बिल्कुल डिवाइडेड करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 64 में जजिया हटा था और 62 में उसकी जो कहीं कहीं हिंदुओं के प्रति जो नीतियाँ थी उस प्रकार के जजिया और तीर्थकर को, तीर्थकर वही है कि हिंदू जो लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे, तो इसको दोनों को मिक्सअप करके उन्होंने लिखा है। ठीक है, 60 से और 62 के बीच में कहीं कहीं अकबर की जो नीतियां हैं उन नीतियों में बड़ा परिवर्तन आता है, हिंदुओं के प्रति कहीं कहीं परिवर्तन है। दूसरा क्या किया, अकबर ने कहीं कहीं मुस्लिम कट्टरपंथियों से, यानी कहीं कहीं जो मुस्लिम धर्मावलंबी थे, यानी जो धर्म प्रचारक थे, उन लोगों से खुद को अलग किया और कहीं कहीं उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। यानी कहीं कहीं मुस्लिम कट्टरपंथी इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते थे। अगर अकबर ने जजिया हटाया तो आपने सुना होगा कि कई सारे इतिहासकारों ने उसका विरोध भी किया। बहुत सारे लोगों ने तो उनको तो बोला कि इस्लाम के लिए सही नहीं, बल्कि अकबर को बहुत सारी चीज़ें, इस्लाम का विरोधी है, बल्कि ये मुसलमान ही नहीं, यहाँ तक कि बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको इतिहास में बोला। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो 3 नीतियाँ हैं अकबर की राजपूत राज्यों के साथ, जो 3 नीतियाँ हैं इनको अलग अलग डिवाइडेड करके लिखिए। ठीक है, इनमें अलग लिखिए। मैं बोल, देखो पहले क्या लिखो, पहली नीति के तहत अकबर ने दिल्ली सुल्तानों के नीति का अनुसरण किया, यानी उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों ने जिस प्रकार राजपूत राज्यों के साथ उन्होंने युद्ध किया, उसी प्रकार के अकबर ने उनके खिलाफ कहीं कहीं युद्ध चलाए। दूसरी नीति,
दूसरे चरण में अगर देखेंगे तो कहीं कहीं अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ कहीं कहीं मित्रतापूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया। तीसरे चरण में देखेंगे तो तीसरे चरण में अकबर ने मुस्लिम कट्टरपंथियों से खुद को कहीं कहीं अलग करने का प्रयास किया। इसमें उन्होंने तीर्थ यात्रा कर, ऐसे लिखना, तीर्थ यात्रा कर, और कहीं कहीं उन्होंने क्या किया, जजिया कर को हटा दिया। ये 60 से और 64 के बीच में कहीं कहीं होता है, 60 से 64, क्योंकि 56 से लेकर के 60 तक क्या होता है कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था बैरम खां, वो सारा कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, बैरम खां कंट्रोलिंग में थे। ठीक है, तो बैरम खां कंट्रोल थे। लेकिन जब 60 से लेकर के 64 तक का दौर आता है तो इसमें मैंने एक आपको दौर देखा था, जब इसमें मैंने आपको एक नया वर्ड बताया था कि पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन का मतलब होता है, जब आप पढ़ोगे ना, अकबर की जो दाएं माँ थी, ठीक है, अकबर की जो दाएं माँ थी जिन्होंने उनका लालन और पालन किया था, उनका भी कहीं कहीं वर्चस्व देखने को मिलता है। यानी पेटीकोट शासन का मतलब होता है कि जब शासक के रहते हुए, जब किसी शासक के रहते हुए शासन काल में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ जाता, यानी कहीं कहीं उस टाइम पर क्या रहता है कि अकबर की जो दाएं माँ रहती, उनके अंदर में कहीं कहीं सारा शासन चला गया था, कहीं कहीं वह पूरे शासन को कहीं कहीं देख रहे थे। मैंने अगर जिसने भी उस क्लास को ज्वाइन किया होगा, मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताया था पेटीकोट शासन के बारे में। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर देखोगे अकबर का शुरुआती जो चरण रहा, पहला चरण जो हम 56 से 64 तक देख रहे हैं, 4 साल में बैरम खां का कहीं कहीं सपोर्ट रहा, यानी पूरी राजनीति कहीं कहीं बैरम खां के हाथों में चली। लेकिन 60 से 62 तक और कहीं कहीं मैंने 64 तक ऐड किया था कि कहीं कहीं पेटीकोट शासन भी लगभग 3 या 4 सालों तक रहा। उसके बाद कहीं कहीं अकबर मुक्त होते हैं, और तब जा करके कहीं कहीं राजपूत राज्यों के साथ जो नीतियां बनती हैं, या कहूँ अगर मैं कह सकता हूँ जजिया हटता है, वो कहीं कहीं ये सारी जजिया जो हटा है, तीर्थ यात्रा जो कर होता, वो कहीं कहीं उसकी जो हिंदू राजकुमारियों के साथ या कछवाहा राजवंश की राजकुमारियों के साथ या राजपूतों के साथ उसकी जब नीति बनती है, तब उसके उसी रणनीति का कहीं कहीं परिणाम निकलता है कि जिस प्रकार जजिया हटता है, जजिया हटने का रीजन भी यही था कि किस प्रकार हिंदुओं के प्रति उसका आकर्षण बढ़ा। दूसरा, उसने कई सारे मंदिरों का भ्रमण भी किया था, ये बुक में जरूर नहीं दिया कि अकबर ने, जैसे बात करोगे वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी तक भी अकबर गए हैं कि कहीं कहीं उन्होंने दर्शन किया, तो कहीं कहीं उसके हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयास। उससे पहले अकबर जो था कट्टर मुस्लिम था, कहीं कहीं माना जाता, लेकिन कहीं कहीं जब उसकी शादी होती है, और कहीं कहीं जब देखोगे कि उसमें एक प्रकार का हृदय परिवर्तन होता है, यानी जब उसकी शादियां होती है और कहीं के राजपूत राज्यों के साथ, क्योंकि अकबर को पता था कि अगर हमें भारत में, अगर इंडिया में अगर आपको लंबा शासन करना है, और लंबा शासन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं कहीं क्या करना पड़ेगा, आपको राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, अच्छे संबंध या मैत्रीपूर्ण संबंध कहीं कहीं राजपूत राज्यों के साथ रखना पड़ेगा। तो कहीं कहीं राजपूतों के साथ जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों का परिणाम क्या निकला, तो आप लिख सकते हो कि तीर्थ यात्रा कर हटाया गया, और हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को हटाने का एक परिणाम निकला। ये आप सकारात्मक लिख सकते हैं, सकारात्मक परिणाम निकले। ठीक है, राजपूतों के साथ अकबर के संबंध को लेकर के कई प्रकार के विवाद हुए हैं, यानी राजपूतों के साथ कहीं के इतिहासकारों में विवाद है, कई सारे इतिहासकार विवाद मानते हैं। ठीक है, पहले चरण में अकबर राजपूतों के प्रति उदार था, कहीं के उदार थे। रणथंभौर के गवर्नर हाकिम जो थे राव दयारथ राय को शाही सेना को स्वीकार कर लिया और उसे जागीर दी। यानी कहीं कहीं शुरू में अगर देखोगे जो अकबर थे, अकबर क्या थे, कहीं कहीं राजपूत राज्यों के प्रति उनकी उदार की नीति थी, और कहीं कहीं राजपूतों को अगर मैं बोलूँगा तो कई सारे राजपूत राज्यों को जागीरें बांटी गई। जागीरें क्या हो रही थी, जागीरें बांटी गई। आप क्या लिखोगे, राजपूत राज्यों के प्रति अकबर की उदार नीति के तहत अकबर ने राजपूत राज्यों को जागीरें प्रदान की। तो बीच बीच में लिखा भी करो, ठीक है, जो मैं कई बार रिपीट करता हूँ। देखो, पहले चरण में अकबर ने राजपूत राज्यों के प्रति उदार दिखे, और कहीं कहीं उन्होंने राजपूत राज्यों को या राजपूतों को कहीं कहीं उन्होंने जागीरें प्रदान की। तो आप उसमें नाम भी लिख सकते हो, राव दयालरथ राय को उन्होंने शाही सेना स्वीकार कर लिया और उन्हें जागीर दी। अकबर ने भगवंत सिंह कछवाहा राजकुमार की बहन से शादी की। अकबर की जो पहले शादी होती है, अकबर ने कछवाहा राजवंश के साथ, कछवाहा राजवंश जो राजपूत थे उनके साथ उन्होंने, अकबर ने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राम राम जी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध
अगर पूछा जाए कि अकबर ने हिंदू राजकुमारी के साथ पहला किस राजकुमारी के साथ, तो आप क्या लिखोगे? कछवाहा राजवंश। ठीक है, कछवाहा जो राजवंश थे उनकी जो राजकुमार, उनके राजकुमार की बहन के साथ उन्होंने क्या किया? शादी की। भारमाल अकबर का विश्वास था, भारमाल अकबर का विश्वास था और घनिष्ठ बन गए। यह बात इस तथ्य से साबित होती है कि जब अकबर गुजरात अभियान के लिए निकला तो आगरे की सारी जिम्मेदारी उसी को, राजा भारमल की पुत्री से ही कहीं कहीं उसका जब ब्याह होता है, शादी होती, ब्याह होता है। और जो आपने देखोगे जब सलीम का जन्म होता है, जिन्हें आप जोधाबाई के नाम से जानते हो, वो राजा भारमल की ही तो पुत्री हैं। राजा भारमल पर कहीं कहीं अकबर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और जो गुजरात अभियान से लौटने के बाद उन्होंने क्या बनवाया था, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? फतेहपुर सीकरी में उन्होंने क्या बनवाया था गुजरात अभियान के जीतने के बाद? हेलो, अरे गुजरात अभियान जीतने के बाद, गुजरात को फतह करने के बाद अकबर ने कौन सा निर्माण कार्य करवाया है? फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया उन्होंने? कौन 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 सी इमारत है पता है फतेहपुर सीकरी में? हेलो, क्या है बोलिए? बुलंद दरवाजा। हाँ, बुलंद दरवाजा, ठीक है, सही बता रहे। तो जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के बाद जब अकबर लौटे थे, उन्होंने किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा जो बनता है, ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के बाद कहीं कहीं उसके जीत के उपलक्ष्य में, बुलंद दरवाजे की जीत के उपलक्ष्य में जो बनवाया गया था उसको, जीत के उपलक्ष्य में क्या बना था? गुजरात विजय से जब लौटते हैं, जीत करके, गुजरात को जीत करके लौटते हैं, तो उसकी हुई उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ करवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। जब आप फतेहपुर, वीडियो भी मैंने डाल रखा था, उसमें भी आपने देखा होगा बुलंद दरवाजा, बहुत बड़ा सा दरवाजा, गेट बना हुआ, जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, उस वीडियो में देखा होगा आप सबने। तो वो क्या था? बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा? जब आप उसमें पढ़ेंगे स्थापत्य में तो अकबर के द्वारा स्थापत्य क्या है, तो उसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा कि उन्होंने गुजरात विजय के बाद कहीं उन्होंने बुलंद दरवाजा। तो कहीं कहीं देखो, भारमल क्या थे? भारमल अकबर के विश्वासी थे और गुजरात अभियान के तहत उन्होंने आगरे की सारी जिम्मेदारी, आगरा क्यों बार बार है? क्योंकि जो रेजिडेंस था, यानी जो राजधानी थी, जो कहीं कहीं वो अकबर कहाँ रहते थे? वो आगरे में रहते थे। वो आगरा का मतलब फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, आगरे से थोड़े 10 या 8 किलोमीटर, कितनी दूरी होगी? लगभग 8 या 10 किलोमीटर ऐसे कुछ बताई जाती है, जो कहीं कहीं फतेहपुर सीकरी है। तो फतेहपुर सीकरी में ही कहीं कहीं, ठीक है, तो पहले उसका नाम सीकरी थी और गुजरात विजय के बाद उसको उन्होंने क्या नाम दिया? फतेहपुर। फतेह का मतलब होता है किसी चीज़ को जीत लेना, फतेह कर जाना। तो पहले सीकरी के नाम से जाना जाता था, और जब अकबर ने गुजरात विजय की, उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो उसका नाम बाद में बदल जाता। फतेहपुर जो है, फतेहपुर इसलिए बन जाता है क्योंकि अकबर ने क्या? गुजरात को फतेह कर लिया था, यानी उसको जीत लिया था, इसलिए उसका क्या नाम पड़ा? फतेहपुर सीकरी पड़ गया। ठीक है, देखो आगे देखो, किसी भी हिंदू राजा को इस प्रकार की पहली बार सम्मान मिला, यानी अकबर किसी हिंदू राजा पर कहीं अभियान के लिए जा रहे थे और पूरे आगरे की जिम्मेदारी दे दी, तो कहीं पहली बार था। अकबर के धार्मिक विचार, उसकी सार्वजनिक नीतियों और राजपूतों के प्रति उसकी अलग अलग विकसित हुए और बाद में एक दूसरे से समाहित हुए। यानी अकबर की जो नीतियां हैं कहीं कहीं वो राजपूतों के साथ कहीं कहीं अलग अलग प्रकार की नीतियां रही। किसी को बोला कि उन्होंने स्वयं समर्पण कर दिया, कुछ राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, कुछ राजपूत राज्यों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, लेकिन एक ही था जिसके साथ 36 का आंकड़ा रहा, और उन्होंने ना तो मित्रता की, ना तो उन्होंने दोस्ती की, ना तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और कहीं कहीं वो क्या था? मेवाड़। और मेवाड़ के साथ ही अकबर की कहीं कहीं हल्दी घाटी का बीच में आपने युद्ध भी आपको आ गया। मेवाड़ में जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो चित्तौड़ पर वो कभी कब्जा जमा नहीं पाते हैं, और कहीं चित्तौड़ के साथ ही उनका क्या रहता है? एक प्रकार से युद्ध का कहीं कहीं माहौल बना रहता है, यानी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। द्वितीय चरण जो है वो कहीं कहीं 1570 के अंत तक राजपूत राज्यों के साथ संबंध और भी प्रगाढ़ का मतलब होता भैया कि बहुत मधुर हो गए, यानी उनके जो राजपूत राज्यों के साथ जो संबंध है अकबर के, वो कहीं कहीं और भी मजबूत हो जाते हैं। अकबर के 1570 आते आते देखो, हम कहीं पढ़ रहे हैं कि 69 और 70 का एरिया पढ़ रहे हैं, यानी 56 में बने हैं। ध्यान सुनना, 1556 में शासक बना है
60 तक रहा बैरम खां के संरक्षण में, 64 तक जजिया खत्म हुआ, धीरे धीरे कछवाहा राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, धीरे धीरे राजपूत राज्यों के साथ जो वैवाहिक संबंध है वो ज़्यादा स्थापित हुए, और कहीं न कहीं 70 आते आते क्या होता है कि राजपूत राज्यों के साथ जो उनके संबंध होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मधुर आ जाते हैं, कि प्रगाढ़ हो जाते हैं, बहुत मीठे हो जाना। ठीक है, आगे देखिए, प्रगाढ़ हुए। बीकानेर के राय कल्याण मल ने अकबर के समक्ष अपने पुत्र खुद उपस्थित हो गए और व्यक्त किया। यानी कहीं कहीं अगर देखो, बीकानेर ने भी कहीं कहीं अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। बीकानेर के राजा ने, बीकानेर के जो राजा थे कल्याण मल ने अकबर के समक्ष अपने पुत्र सहित कहीं कहीं हाजिर हो जाते हैं। जैसलमेर के राजा ने भी कहीं कहीं कल्याणमल की बेटियों से अकबर की शादी की गई और शाही शादी में शामिल किया। यानी कहीं कहीं देखो, कछवाहा राजवंश के साथ अकबर के वैवाहिक संबंध है, ध्यान सुनागा। दूसरा, जैसलमेर के राजा ने भी अपनी पुत्री की शादी किससे की है, अकबर से कर दी। यानी देखो, बीकानेर और जैसलमेर, यानी इन लोगों ने भी कहीं कहीं अकबर की अधीनता, बीकानेर ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, और जैसलमेर ने अकबर के साथ क्या, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करके अकबर के साथ कहीं कहीं वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। इनको अलग अलग करके लिखो, ठीक है, समझ में आएगा। बाकी सारी चीज़ें नहीं लिखना है, पॉइंट लिखिए, ठीक है, पॉइंट में बनाओ, एक एक पॉइंट लिखिए, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ उसी को लिखना। देखो, मुगल राजपूत संबंधों के विकास में अकबर का गुजरात अभियान महत्वपूर्ण था। यानी राजपूतों के साथ कहीं न कहीं जो अकबर को गुजरात में विजय मिलती है, गुजरात फतह करके आते हैं, उसमें राजपूतों का कहीं न कहीं जो रोल था वो बहुत योगदान था। व्यक्तिगत रूप से राजपूतों को सैनिक के रूप में शामिल किया गया था। यानी जब अकबर गुजरात अभियान पर गए थे, तो कहीं कहीं उन्होंने क्या किया था, राजपूतों को कहीं कहीं सेना में शामिल किया गया था। क्या किया गया था, राजपूतों को सेना में शामिल किया गया। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो। कौन सा पॉइंट? ये जो अभी आपने बोला है, बीकानेर और जैसलमेर वाला। देखो, हाँ ठीक है, इसमें लिखो, इसमें क्या लिखोगे, बीकानेर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, इतना ही लिखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहानी मत लिखा करो, शॉर्ट में लिखो। ऐसे शॉर्ट में लिखोगे तो 3 पन्ने हो जाएंगे। लिखो, बीकानेर ने क्या कर दिया, बीकानेर ने क्या किया कि बीकानेर के राजा कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र के साथ अकबर के समक्ष प्रस्तुत हो गए। जैसलमेर के राजा ने, अगर आपको नाम नहीं पता है तो नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये नाम के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। बता दो ढंग से। क्या बोलिए? कुछ समझ नहीं आया, अगर पॉइंट बता दो। आप क्या बोल रहे हो, बीकानेर क्या, सर ये क्या बोला है आपने, पॉइंट बोला है, क्या बोला है? देखो, पॉइंट ही लिख लो, ठीक है, सारे पॉइंट में बना के लिखो, ठीक है, जितने मैं बता रहा हूँ। देखो, बीकानेर के राजा ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, और जैसलमेर के राजा ने अपनी पुत्री की शादी अकबर से करवा करके अकबर के साथ, या कह सकते हैं मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, ठीक है। और गुजरात अभियान में राजपूतों का कहीं कहीं महत्वपूर्ण रोल रहा। गुजरात अभियान में राजपूतों को कहीं कहीं सेना में शामिल कर लिया गया। पहली बार राजपूतों को राजस्थान के बाहर नियुक्त किया गया था। पहली बार क्या हो रहा था, राजपूतों को राजस्थान के बाहर नियुक्त किया, यानी उनको सेना के रूप में, सैनिक के रूप में कहीं के गुजरात के बाहर, राजस्थान के बाहर उनको भेजा जा रहा था, नियुक्त किया। उन्हें महत्वपूर्ण कार्य और पद सौंपे गए। उन्हें क्या महत्वपूर्ण कार्य, मान सिंह को कहाँ का सूबेदार बनाया गया था, वो वहाँ का बनाया था, क्या बोलते हैं, सिंध का सूबेदार बना दिया था अकबर ने, ठीक है। तो कहीं कहीं इस प्रकार से, यानी देखो, राजपूत राज्यों के साथ जब वैवाहिक संबंध स्थापित, ध्यान सुना, राजपूत राज्यों के साथ जब वैवाहिक संबंध स्थापित होते तो राजपूतों को कहीं कहीं सेना में, शासन में, प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर और उच्च पदों पर उनको आसीन किया जाता है। यानी उच्च पद कहीं कहीं उनको उच्च पदों पर, यानी बड़े बड़े पदों पर कहीं कहीं उनको आसीन किया जाता है, और कई सारे वो बड़े बड़े पदों पर भी कहीं कहीं विराजमान होते हैं। गुजरात के मिर्जाओं की बगावत के समय अकबर ने मान सिंह और भगवत सिंह जैसे कछवाहा राजपूतों पर ही भरोसा किया था। ये कहीं कहीं जो मिर्जा जो उन्होंने बगावत की थी, तो कहीं कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर ने जैसे मान सिंह को कहाँ का, सिंध का वो सूबेदार बना दिया था, ठीक है। तो कहीं कहीं देखो, जो राजपूत है ना,
ये आप देखो जो राजस्थान के लोग हैं ना, ये राजस्थान के लोग बहुत लड़ाई में बहुत तेज हैं, ठीक है। और मैंने आपको उस टाइम भी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि कहीं कहीं जैसे राजपूत हैं, ठीक है, जैसे ये थे राजस्थान के लोग हैं। राजस्थान के लोग ये समझ लो लड़ाई को खेल मानते हैं, जिसने अगर कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को खेल बना लेगा ना तो उससे जीतना बहुत मुश्किल है। दो ही लोग लड़ाई में बहुत बेहतर हैं, एक तो गुजरात के जो राजस्थान का जो इलाका है, यहाँ के राजपूत जो ये लड़ाई को खेल बनाए। दूसरा क्या लड़ाई में लड़ने वाले तेज कौन है? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान ने आपने देखा होगा ना, अफगानिस्तान के लोगों ने तो क्या पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान क्या मैं पाकिस्तान बोला था कि जो अभी अमेरिका की जो सेना थी वो वहाँ से चली गई ना, उन्होंने बाद में फिर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राजपूत जो हैं, यानी जो राजस्थान का इलाका, देखो कहीं के लोग अगर लड़ाके हैं, देखो राजस्थान क्या है, खेती में नहीं है, राजस्थान में खेती बहुत ज़्यादा होती नहीं। अगर कहीं पर खेती नहीं होगी तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? सेना में, शासन में, प्रशासन में, यानी वो लोग क्या ज़्यादा क्या है, राजस्थान के लोग सेना में ज़्यादा एक टाइप से लड़ने भिड़ने में, लड़ाई में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। और उसी प्रकार से अगर देखोगे अफगानिस्तान की जो अगर देखोगे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उस कारण से भी कहीं कहीं जो अगर देखोगे कि वहाँ के लोग भी, अफगानिस्तान के लोग भी कहीं कहीं लड़ाई में कहीं कहीं निपुण हैं। तो कहीं कहीं यहाँ के जो लोग थे इन्होंने लड़ाई को या युद्ध को इन्होंने क्या बना लिया था? खेल बना लिया था। तो कहीं उसी प्रकार से क्या किया था अकबर ने, इनको क्या कर दिया था, जैसे राजा मान सिंह को क्या वहाँ का सिंध का सूबेदार बना दिया, एक इसे बना देते। तो कहीं कहीं ये लोग क्या लड़ने में बहुत ज़्यादा बेहतर थे, इसीलिए इनको सेना में ज़्यादा पद मिले। राजपूतों के साथ जब वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, जब उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनते हैं, तो उनको क्या कह सकते हैं कि उनको सेना में, प्रशासन में, कई सारी जगह पर उनको पोस्टिंग मिलती है। अकबर ने मेवाड़ समस्या का भी समाधान करना पड़ा। मेवाड़ का राणा व्यक्तिगत रूप से समर्पण के लिए तैयार, यानी मेवाड़ के जो राणा थे उन्होंने समर्पण नहीं किया, वह चित्तौड़ पर पुनः कब्जा जमाना चाहते थे। अकबर व्यक्तिगत उपस्थित के सिद्धांत पर अडिग रहा। इस समय अकबर ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया, यानी अकबर ने मारवाड़ पर तो जीत लिया। मेवाड़ के राणा और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच युद्ध नहीं था। इसके अलावा इसे विदेशी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती। यानी जैसे इतिहासकार हैं, एक चीज मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इतिहासकार को जो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध कौन सा है? खानवा के युद्ध में कहीं कहीं बहुत सारे इतिहासकार उन्होंने बोला कि एक टाइप से स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत सारे लोगों ने 1527 में जो अकबर और राणा सांगे के खिलाफ युद्ध होता है उसमें बोला गया कि कहीं कहीं जितने भी हिंदू शासक थे या इस देश के जितने शासक थे वो कहीं कहीं क्योंकि जो बाबर है वो बाहरी था, यानी एक बाहरी के खिलाफ एक प्रकार से युद्ध का माहौल। कई सारे इतिहासकार उसे मानते हैं कि बाहरी बनाम बाहरी के टाइप से, यानी जो बाबर था वो बाहर से आया था, यानी कहीं कहीं जितने भी हिंदू शासक थे या जितने भी मुस्लिम थे, इस देश के जितने भी लोग थे, उन्होंने कहीं कहीं बाबर का जो सामना किया उन्होंने मिलकर किया। कई सारे अगर इतिहासकारों ने खानवा का युद्ध को माना कि कहीं कहीं स्वतंत्रता संग्राम की तरह है और कहीं कहीं भीतरी बनाम बाहरी का युद्ध हुआ। कई सारे इतिहासकार उसको लिखते हैं, लेकिन कई सारे इतिहासकारों को मैं बताऊंगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसको भी मानते हैं कि कहीं कहीं एक प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम था, हिंदू बनाम मुस्लिम के लड़े। लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता, ऐसा हम हल्दी घाटी के युद्ध को आप कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है राणा प्रताप और कहीं कहीं जो अकबर के बीच में हुआ था उसके युद्ध को नहीं कहा जा सकता, या विदेशी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता अभियान इसको नहीं कहा, संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके अनेक राजपूत राजा अकबर की ओर से लड़, यानी ऐसे बहुत सारे अनेक राजा थे जो अकबर की कहीं ओर से कहीं कहीं लड़ रहे थे, इसीलिए संज्ञा कुछ हद तक क्षेत्रीय स्वतंत्रता के आदर्श की स्थापना के रूप में व्याख्यात किया जाता। इसे हम क्षेत्रीय स्वतंत्रता के रूप में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं बल्कि हम क्षेत्रीय स्वतंत्रता के रूप में कहीं कहीं हम इसको क्या कर सकते हैं, व्याख्यात कर सकते हैं, और कहीं कहीं इसको हम डिटेलिंग में कह सकते हैं कि इसकी डिटेलिंग हम बता सकते हैं या उसकी डिटेलिंग को कहीं कहीं कहा जा सकता है। देखो
हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी के युद्ध को आप स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, बल्कि हम उसे क्षेत्रीय संग्राम की या क्षेत्रीय अस्मिता की कहीं कहीं संज्ञा दी जा सकती है। उसे क्या कहा जा सकता है कि कहीं कहीं क्षेत्रीय संग्राम था। हल्दी घाटी का युद्ध सबको पता होगा कि अकबर बनाम महाराणा प्रताप का युद्ध है, ठीक है। तो उसको आप क्या, हल्दी घाटी के युद्ध को आप क्षेत्रीय जरूर बोला जा सकता है। देखो, तृतीय चरण में अंततः अकबर के कट्टरपंथी तत्वों के साथ संधि विच्छेद शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक शब्द आएगा इसमें, मजहर। शब्द क्या है? मजहर। मजहर जो होता था, ध्यान सुना, मजहर क्या होता है? मजहर क्या करता है कि मान लो जैसे कोई धार्मिक विवाद हो गया, जैसे कोई धार्मिक विवाद हो गया, ध्यान सुना, जैसे कोई धार्मिक विवाद हो जाता है तो जो मजहर होगा, यानी कोई भी धार्मिक फैसले लेने वाला व्यक्ति। अब मान लो, जैसे मान लो हमारे देश में अगर किसी कानून पर विवाद हो जाता है तो कानून का कौन करेगा? कानून को एक्सप्लेन कौन करेगा? संविधान को, संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट समझ लो कि कानून का मजहर है, यानी कानून की व्याख्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही कानून लागू होगा, या उसकी जो व्याख्या में वो बताएगा उसके कानून लागू। उसी प्रकार से जो मजहर है, एक टाइप से अगर कोई भी धार्मिक मामलों को लेकर के अगर कोई विवाद होता था तो अंतिम राय जो होती थी वो मजहर ही फैसला सुनाता था। सभी धार्मिक जितने भी फैसले होते थे वो कहीं कहीं मजहर की श्रेणी में आते थे। मजहर शरीयत में परिवर्तन कर सकता था, या शरीयत को, अब शरीयत की व्याख्या करने वाला व्यक्ति था। शरीयत सभी समझ रहे होंगे, मोस्टली लोगों ने समझ, शरीयत की, देखो मजहर जो था ये कहीं कहीं अकबर ने क्या किया, 1580 में स्वयं को उसने मजहर घोषित कर दिया। यानी देखो, देखो शासक क्या, अकबर ने, अकबर के पास क्या, अकबर के पास सारे राजनीतिक अधिकार हैं, अकबर के पास सारे राजनीतिक अधिकार थे, लेकिन धार्मिक अधिकार नहीं थे। कैसे अधिकार नहीं थे भाई? धार्मिक अधिकार नहीं थे। रिलीजियस इशू पर कहीं कहीं वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अकबर ने क्या किया, 1580 में खुद को क्या, मजहर घोषित कर दिया। यानी अब अकबर क्या, धार्मिक फैसले पर भी अपने फैसले सुना सकते थे। यानी अब वो एक धर्म प्रवक्ता बनकर भी कहीं कहीं फैसलों को सुनाया जा सकता है। यानी कहीं कहीं जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, या जो मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ उन्होंने अपने संधि विच्छेद शुरू कर दिए। यानी कहीं कहीं उन्होंने कट्टरपंथियों के साथ कहीं उन्होंने खुद को अलग किया, क्योंकि कट्टरपंथी कई बार क्या करते थे, हिंदुओं के खिलाफ कड़ा सा काला नियम लागू कर देते। देखो मजहर का, मैंने आपको मजहर ध्यान से सुना, मजहर क्या करता था कि कोई भी अगर फैसला हो जाता था, जैसे सुनिए, अगर कोई भी विवाद हो जाता था तो कहीं कहीं सभी धार्मिक फैसले में अंतिम फैसला कौन लेता था? मजहर लेता था। धार्मिक इस फैसले लेने वाला जो व्यक्ति था वो मजहर था। अकबर ने क्या किया, खुद को मजहर घोषित कर दिया। यानी कहीं कहीं अब अकबर क्या हो गए, राजनैतिक रूप से और धार्मिक रूप से, दोनों रूप से कहीं कहीं फैसले लेने वाले हो गए। यानी उन्होंने, अकबर ने तृतीय चरण में क्या किया, थर्ड चरण में यानी थर्ड फेज में क्या किया, कट्टरपंथियों से स्वयं को अलग किया। यानी कहीं कहीं अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, और स्वयं को मजहर की घोषणा कर दी गई। हालांकि राजपूत के इस बढ़ते प्रभाव पर मुगल अभिजात वर्ग के एक दल का सारा संकट प्रकट हुआ, परंतु अकबर की इस प्रकार के विचारों को महत्व नहीं दिया गया। वह राजपूतों का विश्वास करता रहा। यानी कहीं कहीं अकबर कहीं कहीं राजपूतों पर ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, विश्वास करते रहे, और मजहर घोषित हो जाने के बाद भी कहीं कहीं राजपूतों का विश्वास अकबर पर बना रहा, और कहीं कहीं मुगल राजपूत जो संबंध थे वो कहीं कहीं ठीक ठाक। यानी अब हम 80 के दशक में चलेंगे, 80 के दौर में चलेंगे, ठीक है। और 80 के दौर में क्या क्या हो रहा था उसमें देखिए, अकबर ने राजपूत राजकीय परिवारों के साथ निकट संबंध स्थापित करने के प्रयास, यानी राजपूत राज्यों के, ध्यान सुनेगा, अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ, अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ कहीं न कहीं क्या किया, उन्होंने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। और उन्होंने मुगल राजपूत संबंधों में कछवाहा परिवार को विशेष सम्मान प्राप्त था। कछवाहा परिवार को विशेष सम्मान इसलिए प्राप्त था भैया, क्योंकि उन्होंने कछवाहा राजकुमारी से शादी कर ली थी। अब जिससे तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके परिवार को विशेष सम्मान मिलेगा कि नहीं आपके घर में। तो उसी प्रकार के क्या था कि कहीं कहीं अकबर ने राजकीय परिवारों से निकट संबंध, देखो अकबर ने किया, राजपूत के जो राजकीय परिवार थे या जो राजा के परिवार था उन लोगों के साथ सही अकबर ने क्या कहीं कहीं क्या कि निकट संबंध, यानी कहीं कहीं उनसे मित्रता बढ़ाई। दूसरा क्या क्या, मुगल में कहीं कहीं मुगल राजपूतों में, ध्यान सुना, जितने राजपूत तो सभी हैं, लेकिन उसमें जो कछवाहा राजपूत थे ना उनको विशेष सम्मान मिलता था, क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने, अकबर ने शादी कर रखी थी, पहली शादी हुई थी कछवाहा राजकुमार परिवार के साथ, उनको विशेष सम्मान मिला।
1580 में भगवंत दास की बेटी मीनाबाई की शादी युवराज सलीम के साथ की गई। क्या किया गया? 1580 में भगवंत दास की बेटी मीनाबाई की शादी युवराज सलीम वही आगे चल करके जो क्या बनेगा, क्या बनते हैं? हेलो, हाँ, जहांगीर के नाम से शासन करता है। ठीक है, जहांगीर के नाम से शासन करता है। आगे जब जहांगीर का शासन काल का है 1605 से लेकर के 1627-28 तक माना जाता है। ठीक है, 27 तक शासन करते हैं। ठीक है, तो जहांगीर बनेंगे। ठीक है, तो जहांगीर के साथ उसकी शादी कर दी। 1583 में जोधपुर, जो कि खालिस भूमि थी, और मोटा राजा उदय यानी मारवाड़ को दे दी। यानी कहीं न कहीं जो सरकारी भूमि थी उन्होंने क्या कर दी? मारवाड़ को दे दी। उसकी बेटी की शादी सलीम के साथ हो गई। राय कल्याण सिंह बीकानेर और जैसलमेर के राजा की बेटियों की शादी भी सलीम के साथ हो गई। यानी कहीं ध्यान सुनना, जैसलमेर, बीकानेर, मारवाड़, इनके साथ अकबर के साथ क्या बने? कहीं कहीं उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और अकबर ने इन राजकुमारियों की शादी, बीकानेर के राजकुमारी की शादी, जैसलमेर की राजकुमारी की शादी अपने बेटे सलीम के साथ उन्होंने करवाई। राजकुमार दीनदयाल का विवाह जोधपुर के साकर रायमल के साथ बेटे गए। यानी राजकुमार यानी उनमें वैवाहिक संबंध बने। इन वैवाहिक संबंधों के जरिए अकबर ने उत्तराधिकारियों को राजपूतों के साथ निकट संबंध बनाए और इस नीति का पालन करने के लिए बाध्य किया। यानी कहीं कहीं क्या करोगे आप, लिखोगे कि अकबर ने कहीं कहीं बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ के राजकुमारियों के साथ अपने बेटे सलीम की शादी करवाई, और कहीं कहीं उनके साथ बीकानेर, जैसलमेर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और कहीं कहीं वैवाहिक संबंध बनाने की जो नीति थी उसको भी कहीं कहीं अकबर ने पहले तो खुद भी शादी किया था उसने राजपूत राजकुमारी के साथ, फिर उसने अपने फिर उसने अपने बेटी की भी शादी राजपूतों के साथ करवाई। तो कहीं कहीं ये वैवाहिक संबंध जो थे वो कहीं कहीं इन नीतियों का उसने पालन किया। 1583-84 में अकबर ने प्रशासनिक कार्यों में निष्ठावान मुसलमान और हिंदुओं के चुनाव की नई नीति आरंभ। यानी कहीं कहीं उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में हिंदू और मुसलमानों की कहीं कहीं उन्होंने नई नीति आरंभ किया। अंततः भारमल और लाय शेखावत की बेटों को अस्त्र शस्त्र और सड़कों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। शेखावटी, राजस्थान में अगर जाओगे तो उसमें शेखावत है, तो शेखावतों के साथ कहीं के ये भी राजपूत हैं, और कहीं के भारमल जो थे इनको क्या सड़कों की जिम्मेदारी सौंपी गई। घरेलू प्रबंध का जिम्मा रायमल दरबारी यानी कचवाहा को, यानी घरेलू घर का जितना, यानी जो अकबर का शासन काल है उसमें जो राजशाही है उनके घरेलू की जिम्मेदारी कैसे कचवाहा राजकुमार को। नरवाना के राजा कचवाहा के नाबालिगों की संपत्ति का निरीक्षण के लिए भार सौंपा गया। कहीं कहीं पावर को संबंध में राजा भगवंत सिंह और मान सिंह के कहीं कहीं दुर्गा में सिसोदिया और राजा टोडरमल को राज अस्त्र विभाग के कार्य सौंपे गए। यानी इसमें क्या लिखोगे कि कई सारे राजपूत शासकों को, कई सारे राजपूत राज्यों को कहीं कहीं बड़े बड़े पदों पर आसीन किया गया। ठीक है, उनको कहीं कहीं अगर देखोगे सड़कों की देखभाल करने के लिए महल की रखवाली करने के लिए, अस्त्र शस्त्रों की देखभाल करने के लिए कहीं न कहीं उन्होंने अकबर ने क्या किया, कई सारे राजपूत राज्यों के कई सारे राजपूत राजकुमारों को उन्होंने बड़े बड़े पदों पर या प्रशासनिक पदों पर उन्होंने क्या किया, आसीन किया। यानी जब अब राजपूत पहले भाई उनकी वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, उनके रिश्तेदार बने, अब वो अपने रिश्तेदारों को क्या कर रहे हैं कि उनको क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर उन्होंने क्या किया, आसीन किया। ठीक है, राजा सुरजन होल ने धर्म और विश्वास के मामले में राजकुमार दीनदयाल को काम सौंपा। राजा बीरबल अकबर के करीबी सहयोगी था और न्याय भी यानी बीरबल की भी कहीं देखो हिंदू है इसलिए इनका बीरबल का जिक्र आया है कि हिंदू के साथ क्या था कि जैसे बीरबल है तो बीरबल भी क्या थे, हिंदू थे। तो ठीक है, तो उनको भी जिस प्रकार से कहीं कहीं सहयोगी था, करीबी था, न्याय का जिम्मा सौंपा गया। यह बहुत ही निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि राजपूतों को प्रशासनिक कार्य सौंपने की नीति किस हद तक सफल हुई, लेकिन एक कहीं हम लोग ये नहीं बता सकते कि जिस प्रकार अकबर ने, ध्यान सुना, जिस प्रकार अकबर ने राजपूतों को प्रशासनिक जिम्मेदारियां, क्योंकि प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण पद है, प्रशासनिक पदों पर जिस प्रकार से राजपूतों को कहीं कहीं वहां पर रखा गया, यानी प्रशासनिक पदों पर जिस प्रकार से राजपूतों को कहीं कहीं स्थापित किया गया, उसको कहीं कहीं नहीं कहा जा सकता वह किस हद तक सफल रही या किस हद तक वो कहीं कहीं बेहतर बनी।
अबुल फजल बताते हैं कि यह सही तरह से लागू नहीं की गई, यानी कहीं कहीं जो राजपूतों को प्रशासनिक पदों पर कहीं कहीं स्थापित किया गया, वो सही से हम कहीं नहीं कहा जा सकता कि राजपूतों को कहीं कहीं जिस प्रकार से कहीं कहीं प्रशासन में सौंपा गया, प्रशासनिक मिले, वो सही रूप नहीं था, बल्कि ये अबुल फजल के अनुसार है। ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्रों में 1585-86 में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि इसी वर्ष सूबों का एक नया प्रशासनिक स्वरूप, यानी जो सूबे होते थे, सूबा जानते हो, सूबा जो होता था एक प्रकार का, जो सूबे होते, सूबेदार जो होते थे, ठीक है, सूबेदार पता कौन होता था? जो राजकुमार होते थे या जो परिवार के लोग होते थे, उनको ही सूबेदार बनाया जाता। सूबेदार एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, 4 सूबों में या ज़्यादा से ज़्यादा कई सूबों में पूरा जो एरिया होता था उसको बांट देता। तो सूबेदार क्या होता? जैसे केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री हैं, जैसे हमारे राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, तो जैसे आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उस प्रकार से कहीं कहीं जो सूबेदार होता था, ठीक है, जो सूबेदार होता था कहीं कहीं उसकी जिम्मेदारी इसी प्रकार की कहीं कहीं होती थी। ठीक है, 1585-86 तक अकबर की राजपूत नीति पूरी तरह से विकसित हो गई थी, यानी 85-86 आते आते यानी 85-86 तक, यानी 1585 तक या 1586 तक कहीं कहीं राजपूत जो नीति थी वो कहीं कहीं विकसित हुई। राजपूतों के साथ संबंध जो थे वो संतुलित। हाँ जी बोलिए। सर सूबेदार और मनसबदार क्या एक ही है या फिर अलग अलग? अलग अलग है, मनसबदार अलग है, सूबेदार अलग है। ठीक है, सूबेदार ये समझ लो, सूबेदार बड़ी पोस्ट है। ठीक है, मनसबदार, मनसब क्या होता है कि अब सुनो, सूबेदार का मतलब होता है कि किसी प्रशासन का तुम एक टाइप से बनो, प्रशासनिक जिम्मेदारी है। सूबेदार के पास क्या है? प्रशासनिक जिम्मेदारी है, वो प्रशासन का हेड है। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री क्या है? प्रशासनिक हेड है। ठीक, उसी प्रकार से हम कहें, अगर मैं बोलूँ तो जो मनसबदार है, मनसब क्या है? तुम सरकारी नौकरी करते हो और अकबर के यहाँ रहते हो, और तुम्हें कोई पोस्ट है, मान लो तुम कहीं उसमें लगे हुए, डाक विभाग में हो, रेलवे में हो, अब मान लो उस टाइम रेल तो था नहीं, ठीक है, यातायात में लगे हुए। ठीक है, तो अगर आप किसी विभाग में लगे हो तो आपको क्या होता था कि आपको घोड़े रखने की जिम्मेदारी मिल जाती थी, यानी आपको जब सैनिक जिम्मेदारी दे दी जाती। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पर जिनको भी मिलता था मनसबदार में होते थे। ठीक है, मनसबदार क्या होते थे? कहीं के जो भी लोग प्रशासन में होते थे, प्रशासन के साथ साथ आपको अगर सैनिक अधिकार मिल जाते थे, सैनिक अधिकार यानी आपको घोड़े और कहीं के सैनिक रखने की जिम्मेदारी मिल जाती थी, तो आपको मनसब मिल जाता है। यानी जिस भी अधिकारी को सैनिक महत्व मिल जाता था, यानी सेना रखने की जिम्मेदारी मिल जाती थी, उसको क्या मनसबदार क्या होता? पैसे मिलते थे भाई। ठीक है, मनसबदारों को क्या मिलते थे? पैसे मिलते थे, यानी उनको सेना रखने के लिए पैसे, यानी पूरा खर्चा मिलता था, तो मनसबदार होते थे। लेकिन जो सूबेदार होते थे एक प्रकार से क्या होता? प्रशासनिक हेड होता था। ठीक है, जैसे केंद्र में बादशाह होता था, उसी प्रकार से सूबों में सूबेदार होता था। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ओके सर। ठीक है, देखो संतु मेवाड़ के राजा के साथ युद्ध होने के बावजूद राजस्थान के राजपूतों के साथ मुगलों के संबंध में कड़वाहट नहीं, यानी जिस प्रकार देखोगे मेवाड़ में जो राणा सांगे के साथ जो युद्ध होता है, लेकिन अन्य जो राजपूत संबंध थे उनमें कहीं कहीं हिलते नहीं। यानी अगर देखोगे मेवाड़ के अगर देखोगे तो महाराणा प्रताप के साथ जिस प्रकार का युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध सबको पता होगा, तो उसके बाद भी जो अन्य राजपूत परिवार थे उनके साथ जो कहीं कहीं मुगलों के जो राजपूत संबंध थे या जो वैवाहिक संबंध थे वो टस से मस नहीं होते, जो कि तो ही कहीं कहीं बने रहते। राजपूत केवल दोस्त नहीं थे बल्कि साम्राज्य के भी भागीदार थे। ध्यान सुना, राजपूत संबंध इसलिए केवल वैवाहिक संबंध नहीं बन गए भैया, बल्कि वो साम्राज्य के भागीदार बने, यानी कहीं कहीं उनको शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, और कहीं कहीं शासन प्रशासन में वो महत्वपूर्ण पदों पर या प्रशासनिक पदों पर, सेना के पदों पर या राजस्व के पदों पर कहीं कहीं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। ठीक है, मेवाड़ के राणा के साथ युद्ध होने के बावजूद भी राजपूतों के साथ जो मुगलों के संबंध थे उसमें कड़वाहट नहीं आई, यानी वैसे ही बने रहे। शाही सेवा में शामिल राजपूतों में कचवाहा की स्थिति सर्वोच्च थी, यानी ये दो बार आ गया। ठीक है, कि जो कचवाहा राजवंश था उनके साथ उनको जो विशेष सम्मान मिलता था, या शाही सम्मान में कचवाहा राजपूतों को कहीं कहीं क्या मिलता था? विशेष सम्मान रहा, उनकी स्थिति उच्च बनी रही। मनसबदारी व्यवस्था में कचवाहा को महत्वपूर्ण स्थान मिला, यानी जो मनसबदारी होती थी, ठीक है, उसमें कचवाहा वंशों को, यानी उनको ज़्यादा मनसब प्रदान किए गए। मनसब का मतलब क्या होता है कि आप सेना रखो,
तो उसी अकॉर्डिंग आपको घोड़े रखने होते थे और सारा पैसा मिलता था हर साल, ठीक है। तो मनसबदारी में आईने अकबरी में मनसबदारी की सूची में जिन 14 राजपूतों के नाम शामिल है उसमें से 13 कछवाहा हैं। यानी मनसबदारी व्यवस्था में जो 14 राजपूत राजा थे उसमें से 13 क्या थे, कहीं कहीं कछवाहा राजवंश थे, कछवाहा राजवंश थे। गैर कछवाहा राजपूतों में केवल बीकानेर के राज सिंह को महत्वपूर्ण पद और ऊंचा ओहदा प्राप्त था। यानी अगर देखोगे, अगर हम कछवाहा को छोड़ दें तो बीकानेर का जो बीकानेर जो था उसको एक महत्वपूर्ण स्थान ओहदा मिला हुआ था। राजपूत राजाओं के पड़ोसी सूबों या जिस सूबे में वह कार्यरत होते थे जागीर प्रदान कर दी जाती थी। यानी कहीं कहीं उनको सूबे जो होते थे, मान लो कि जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर की जैसे क्या होता है, जैसे जैसलमेर से शादी हो गई ना, तो जैसलमेर ने क्या कर दिया, अकबर के आगे आकर के आधीनता गुलामी उनकी स्वीकार कर ली, ठीक है। तो क्या होता था, कहते थे जाओ मैंने तुमको तुम्हारा इलाका सूबे में दे दिया, यानी तुम अपने इलाके के शासन प्रशासन में चलाओ। शासन प्रशासन में तो चलाए, लेकिन जो जमीन है, जमीन की जागीरदारी भी उन्हें प्रदान कर दी जाती थी, ठीक है। तो जागीरदारी में भी जब मैं जागीरदारी सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें है वेतन जागीर और वतन जागीर। वतन जागीर का मतलब क्या होता है कि जिसको कहीं कहीं वतन जागीर का मतलब क्या होता था, जिन राजपूत राज्यों को जो जागीरें प्रदान किए, वतन जागीर जो होती थी इसको बदला नहीं जा सकता था, ये वंशानुगत होती थी, क्या होती थी। और वेतन जागीर क्या होती है, आपको जागीर मिली है, आपको मंथली पैसे मिलेंगे, आप उस खेतों पर क्या करवाइए, खेती करवाई थी, यानी आपको, और आपके ट्रांसफर भी होते रहते। लेकिन जो वतन जागीर होती थी या राजपूत राज्यों की राजकुमारों को कहीं कहीं वतन जागीर मिलती थी, यानी क्या, ये परंपरागत जागीर। जब आप जागीरदारी सिस्टम बताऊंगा, ठीक है, जब मैं जागीरदारी बताऊंगा तब उसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा कि जागीरदारी, ठीक है, जागीरदारी जो व्यवस्था है, ठीक है। तो जागीरदारी व्यवस्था में जब देखोगे तो उसमें दो अलग अलग चीजें कहीं कहीं जागीरदारी, देखो देखो सुनो, जो सूबे जैसे मान लो कि जैसे कछवाहा राजकुमार है, ठीक है, कछवाहा राजवंश है, ठीक है, तो कछवाहा राजवंश के साथ शादी हो गई तो कहीं कहीं वो अकबर के अंडर में आ गए, तो अकबर को क्या करते थे, वो सालाना कुछ पैसे देते थे, ठीक है। कहीं कहीं जैसे अब मान लो किसी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किसी राजपूत वंश ने अकबर के डर से या कहीं कहीं उसने अधीनता स्वीकार कर ली, उनकी गुलामी स्वीकार कर ली, तो कहीं कहीं अकबर के दरबार में या शाही खजाने में प्रतिवर्ष उनको कुछ पैसे देने पड़ते थे। लेकिन जो उनका सारा प्रशासन था वो कहीं कहीं उनको वापस दे दिया जाता था, और किस रूप में देते थे, सूबेदार के रूप में, यानी कहीं कहीं उनको वो सूबा के रूप में कहीं कहीं सौंप दिया जाता था, और वहाँ की जो जागीर होती थी वह जागीर भी उन्हें ही मिल जाती थी, वतन जागीर के रूप में मिलती थी, यानी उनकी जागीर भी होते थे। तो इस रूप के इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। देखो, आरंभ में राजपूतों के साथ अकबर के संबंध एक राजनीतिक समझौते के रूप में विकसित हुए। आरंभ में कहीं कहीं जो राजपूतों के साथ अकबर के संबंध थे, आरंभ में, शुरुआत में अगर हम कहीं कहीं देखेंगे तो शुरुआत में अगर देखोगे तो कहीं कहीं राजपूतों के साथ जो संबंध बने, शुरुआत में राजपूतों के साथ जो संबंध बने वो कहीं कहीं कैसे थे, राजनीतिक समझौते, यानी एक प्रकार से ट्रीटी के तहत कहीं कहीं बनते हैं। परंतु धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम में समीपता और उदारवादी नीतियों का कहीं कहीं परिणाम होता चला गया, जिसमें धर्म का भेदभाव किए बिना सहिष्णुता की नीति की प्रधानता अपनाई। यानी कहीं कहीं शुरू में एक प्रकार से समझौते होते, शादी होते, लेकिन कहीं कहीं धीरे से हिंदू मुस्लिम एकता को कहीं कहीं प्रगाढ़ होता, और कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम एकता में कहीं कहीं या बहुत ज़्यादा सहिष्णुता का भाव था। और कहीं कहीं जिस प्रकार जजिया हटा देना, जिस प्रकार तीर्थ यात्रा कर हटा देना, और जिस प्रकार कहीं कहीं हिंदुओं के प्रति जो अकबर की नीति, अकबर में पूरा परिवर्तन आ जाता, पूरा जो चेंज आ जाता है, जिस प्रकार हम देखते हैं, तो सारी जो कहीं कहीं होती, तो कहीं कहीं मुगल राजपूत संबंधों के अनुरूप कहीं कहीं अकबर की पूरा जो साम्राज्य पर फर्क पड़ गया। अकबर को जिस प्रकार आप देखते हो, तो कहीं कहीं वो कहीं कहीं राजपूतों के साथ जिस प्रकार के उसके वैवाहिक संबंध हुए और जिस प्रकार राजपूतों के साथ उसके संबंध थे, वो कहीं उसका परिणाम ही कहीं कहीं वो निकला, ठीक है। 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल राजपूत संबंध में निर्धारण उत्तर भारत में इन दो शासक वर्गों की जरूरत के मुताबिक, लेकिन 17वीं शताब्दी में साम्राज्य के विस्तार और राजपूतों के अतिरिक्त झगड़े और विभिन्न दलों में क्षेत्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की उद्घोषणा की पृष्ठभूमि मुगल राजपूत संबंध को धक्का पहुंचा। धीरे धीरे देखो, मुगलों के और राजपूतों के संबंध बेहतर बने, ध्यान सुना, मुगलों के और राजपूतों के संबंध बेहतर बने 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी पे, ठीक है। लेकिन जैसे अकबर जैसे जैसे कमजोर पड़े, अकबर जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाएंगे भैया, ठीक है, अकबर बूढ़े हो रहे हैं, अब दूसरे लोग आ रहे हैं, अब सलीम आ गया है, ठीक है, तो सलीम आ गया, धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो राजपूत थे,
ठीक है, सॉरी, राजपूत जो थे वो तो कहीं के शासन कर रहे, लेकिन जो अकबर थे ना, ये क्या कर रहे थे, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, और राजपूतों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। यानी धीरे धीरे मुगलों में और राजपूतों में कहीं कहीं अकबर के टाइम क्या कड़वाहट आती, कहीं कहीं धक्का लगा, क्योंकि कहीं कहीं जो मुगल थे वो कहीं कहीं अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। धीरे धीरे क्या, जब अकबर वृद्धावस्था में जाते हैं, और कहीं कहीं जब 16वीं शताब्दी में, क्योंकि 1605 तक है, 1602 में ही कहीं कहीं जब अबुल फजल की हत्या हो जाती है, और उसी के बाद से अकबर देखोगे तो खटिया पकड़ लेते हैं, यानी वो उठने बैठना उनका बंद हो जाता है। तो जिस प्रकार से कहीं कहीं देखोगे 1601 में जब उन्होंने 1601 में अंतिम युद्ध लड़ा, अंतिम लड़ाई ली, उसके बाद से कोई अंतिम उसकी लड़ाई थी, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखोगे कहीं कहीं जैसे जैसे अकबर का कहीं कहीं शासन में रोल कम हो जाता है, एक प्रकार से कहीं कहीं वो हटते चले जाते हैं, और कहीं कहीं धीरे धीरे सलीम के पास आ जाता है, और कहीं कहीं बीच में ये सारी चीज़ें, उसी में कहीं कहीं मुगल है कहीं कहीं अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, और कहीं कहीं ये राजपूतों को पसंद नहीं आता है, और कहीं कहीं इससे धक्का लगता है मुगल राजपूत संबंधों में, ठीक है, धक्का पहुंचा। मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी मेवाड़ के साथ लगातार युद्ध, ये अकबर के शासनकाल था, ठीक है। तो अब कहीं कहीं हम सलीम के साथ देख रहे हैं, ठीक है, जहांगीर के साथ। जहांगीर देखो, जहांगीर के आते आते सभी लगभग राजपूतों के साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध बना ही लिए थे, लेकिन एक ही बचा था, वह कौन था, मेवाड़। मेवाड़ के साथ उसके युद्ध होते रहे अकबर के पूरे शासनकाल में, और अकबर के जीते जी कभी मेवाड़ राजपूतों के अंडर में नहीं रहा, ठीक है, कभी भी मेवाड़ क्या रहा, मुगलों के अंडर में नहीं रहा। लेकिन क्या होता है कि मेवाड़ के साथ कहीं कहीं जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि संधि हो जाती है, उसने राणा की व्यक्तिगत उपस्थिति पर विशेष बल नहीं दिया, पुत्र की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया, और अकबर और जहांगीर के शासनकाल में अधिकृत सारे क्षेत्र राणा को वापस लौटा दिए गए। राणा के बेटों को भी मनसब और जागीर, देखो क्या होता कि जब जहांगीर ने मेवाड़ के साथ युद्ध होता है, और कहीं कहीं मेवाड़ के जो राजा रहते हैं उन्होंने क्या कर दिया कि समर्पण कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि आप पढ़ोगे कि एक चीज़ होती है, मैं उसको बताते हूँ, कहीं कहीं मेवाड़ और मुगल संधि होती है, मेवाड़ के साथ मुगलों की संधि होती है, और मेवाड़ और मुगलों की संधि हुई है, ध्यान देखिएगा। मेवाड़ के साथ कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं रहे, कभी भी मित्रपूर्ण संबंध नहीं, उनके साथ क्या होती है, एक संधि होती है, और किसके शासनकाल में हुई, किसके टाइम पीरियड में होती है, वो संधि कब हुई, कहीं कहीं अगर मैं देखोगे तो कहीं कहीं जब जहांगीर थे, जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के साथ कहीं कहीं राजपूत किसकी, मुगलों की संधि होती है, और संधि के अनुरूप ही कहीं कहीं जैसे उन्होंने रणथंभौर को जीत लिया था, चित्तौड़ को लौटा दिया था, ठीक है, चित्तौड़ को लौटा दिया जाता है, और कहीं कहीं उनको मनसब और जागीर, जागीर का मतलब क्या होता है भैया, कि मनसब, उनको मनसब भी दे, मनसबदारी में भी उन्हें रखा गया, उनको जागीर भी प्रदान की गई, और कहीं कहीं उनको सूबेदारी भी दी गई, यानी सूबा भी उनको प्रदान कर दिया जाता है। तो कहीं कहीं उनको सारी चीज़ें लौटा दी गई, यानी कहीं कहीं ट्रीटी हो जाती है कि लास्ट में देखोगे अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर शासक बनते हैं, तो उस शासनकाल में कहीं के मेवाड़ के साथ क्या होता है कि मेवाड़ के साथ संधि हुई है, संधि के तहत मेवाड़ मुगलों के साथ आया था, कभी हरा नहीं पाए हैं, ठीक है, मेवाड़ को हरा नहीं पाए थे, ठीक है। तो उसमें ट्रीटी होती है, और ट्रीटी के तहत कहीं कहीं आता है। जहांगीर ने एक परंपरा शुरू की कि राणा का बेटा या भाई कोई सम्राट की सेवा में उपस्थित है, यानी जहांगीर ने एक परंपरा की कि कहीं कहीं जैसे संधि हो गई, तो क्या राणा स्वयं है या उसका बेटा है, तो उसका बेटा आता है। राणा पर मुगलों की वैचारिक संबंध स्थापित करने पे जोर नहीं डाला गया। अकबर के सामने जहांगीर ने भी राजपूत राजाओं के साथ वैचारिक संबंध स्थापित किए, यानी अकबर के समान जहांगीर ने भी राजपूतों के साथ वैचारिक संबंध स्थापित किए। जहांगीर के शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण राज्य मेवाड़, मारवाड़, अजमेर और बीकानेर के शासकों को 50,000 जात और ऊंचा मनसब, यानी 50,000 जात और सवार का ऊंचा मनसब प्रदान किया। 5,000 का मनसब दिया गया, ठीक है, कितने का, 5,000 का मनसब प्रदान किया। यानी जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़, मारवाड़, अजमेर और बीकानेर के साथ कहीं कहीं संबंध बने, और कहीं कहीं इनको 5,000 का मनसब प्रदान किया गया।
कुलीन वर्गों में कछवाहों की स्थिति कमजोर हुई। देखो अब क्या होगा, अब कछवाहों की स्थिति कमजोर क्यों रही, क्योंकि अकबर तो मर गए हैं ना, अकबर तो है नहीं, अब सलीम है। तो सलीम ने क्या किया कि जो पहले कछवाहों की स्थिति बहुत बेहतर बनी थी, अकबर जब शासक थे तो कछवाहों की स्थिति बहुत बेहतर थी, लेकिन अब जो कछवाहा राजवंश थे उनकी स्थिति खराब कब हुई, जब सलीम शासक बने, यानी जहांगीर के शासनकाल में कछवाहों की स्थिति कहीं न कहीं क्या हुई, कमजोर पड़ गई। ठीक है, उनकी स्थिति कमजोर हुई। अकबर के शासनकाल की अपेक्षाकृत राजपूत राज्यों के शासकों में ऊंची मनसब प्रदान, यानी कहीं कहीं अकबर के शासनकाल के राजपूतों को कहीं कहीं अब ऊंचा ऊंचा मनसब मिला, लेकिन जहांगीर के शासनकाल के प्रथम दशक में खुसरो की बगावत के कारण राजपूतों को दिया जाने वाले मनसब में तेजी से गिरावट आई। ये खुसरो वाला मैं आपको बता दूंगा, खुसरो क्या था, ये जहांगीर का क्या था, भाई था। ये खुसरो क्या था, भाग गया था ना, मैंने आपको बताया था कि राजपूतों ने इसको शरण दी थी, तो कहीं के उससे काफ़ी नाराजगी होती और बाद में राजपूतों को क्या जहांगीर ने क्या किया, मनसब कम देने प्रदान करे, उसमें गिरावट आती है। ठीक है, राजपूतों को शाहजहां, अब शाहजहां के राजपूतों को शाहजहां ने भी अब अलग अलग डिवाइडेड करके, अकबर का बहुत बड़ा है, बाकी सबका छोटा ही छोटा रहेगा। ठीक है, राजपूतों को शाहजहां के शासनकाल में, अगला देखो शाहजहां, ठीक है, राजपूतों को शाहजहां के शासनकाल में, राजपूतों को शाहजहां के शासनकाल में महत्वपूर्ण पद और बड़े मनसब मिले। इससे सिद्ध होता है कि उसने राजपूतों पर विश्वास किया और कहीं कहीं महत्वपूर्ण, यानी शाहजहां ने भी राजपूतों को बड़े और महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। इससे हमें यह पता चलता है कि शाहजहां के शासनकाल में भी मुगल और राजपूत संबंध काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छे थे। शाहजहां ने बड़े घरानों के राजकुमारों राजाओं को सूबेदारी ना दिए जाने की जहांगीर की नीति का समाप्त कर दिया, यानी जहांगीर ने क्या कि उसने सूबेदारी देना बंद कर दिया था बीच में, क्योंकि जिस प्रकार उसने, मैंने बताया कि जिस प्रकार उसने खुसरो को जिस प्रकार उसने शरण दी थी, तो बीच में उसने जागीरदारी ले ली थी। तो आगे चल करके जब शाहजहां आते हैं तो उन्होंने जागीरदारी फिर प्रदान करना प्रारंभ किया। राजपूतों को किलेदारी और फौजदारी की पदवी, यानी अब राजपूतों किलेदार, यानी किले की रखवाली करने वाला किलेदार होता था और फौजदारी की पदवियां मिलती रही। यानी राजपूतों को क्या मिल गया, अब कहीं कहीं किलेदारी और फौजदारी, यानी किले की सुरक्षा के रूप में और फौजदार के रूप में कहीं कहीं उन्होंने नियुक्त किया। बुंदेलों और मारवाड़ों के साथ शाहजहां के शासनकाल में दोनों मुठभेड़ों में संप्रभुता और स्वाधीनता पर परस्पर विरोधी समझ के कारण हुई, यानी कहीं कहीं मेवाड़ के साथ कहीं के शाहजहां के साथ मुठभेड़, यानी मेवाड़ के साथ उनके फिर संबंध खराब हो गए। मेवाड़ जो जहांगीर के शासनकाल में एक संधि के तहत शामिल हुआ था, लेकिन क्या होता फिर मुठभेड़ों के जरिए और कहीं कहीं विरोधी समझ के जरिए कहीं कहीं संबंध खराब होंगे फिर। हालांकि अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में ये कहीं कहीं अगर देखोगे शाहजहां का बहुत थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का पीरियड है, उसके साथ ऐसे ही संबंध ठीक ठाक संबंध बने रहते हैं, लेकिन बीच में मेवाड़ के साथ संबंध खराब होते हैं। ठीक है, हालांकि अगर जब अपने आरंभिक दिनों में अगर हम औरंगजेब को देखेंगे तो औरंगजेब अपने धार्मिक दृष्टिकोणों में कट्टरपंथी था, यानी उसकी कट्टरता कहते हैं राजपूत थोड़ा दूर होंगे, कट्टरपंथी था, पर राजपूत उसके साम्राज्य में साझीदार बने रहे। कट्टरपंथी जरूर था, लेकिन फिर साझीदार का मतलब होता है कि बड़े बड़े पदों पर राजपूत फिर भी विराजमान थे। धीरे धीरे दोनों के संबंध में तनाव होता चला गया और मुगल सम्राट की अनुमति के बिना राजपूतों द्वारा अपने इलाकों को बढ़ाए जाने और वैचारिक संबंधी का औरंगजेब ने विरोध किया। यानी कहीं कहीं औरंगजेब के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंध में 36 का आंकड़ा हो गया, जिस प्रकार के पहले के, यानी कहीं कहीं अब क्या होगा कि राजपूतों को कहीं कहीं जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया था उनको हटा गया था और जितनी भी संधियां की गई थी उन संधियों को तोड़ दिया गया था, यानी राजपूतों का। यानी कहीं कहीं अब देखोगे कि औरंगजेब के शासनकाल में कि औरंगजेब क्या था, एक प्रकार का कट्टरपंथी, यानी कहीं कहीं वो इस्लाम का एक बहुत बड़ा समर्थक। तो कहीं के इस रूप में कहीं कहीं औरंगजेब ने क्या किया, राजपूतों के साथ जो संबंध थे उन सारे संबंधों को क्या कर दिया, उसने समाप्त कर दिया। यानी औरंगजेब के शासनकाल में क्या होता है कि सारे संबंध क्या हो गए, उन संबंधों को समाप्त कर दिया जाता है। 1679 में क्या था, 1679 में राठौड़ विद्रोह के रूप में कहीं कहीं बड़ा संकट पैदा। जसवंत सिंह को एक पुत्र की मृत्यु हो गई और आजीवन में ही हो गई, यानी जीवन काल में हो गई। उसकी मृत्यु जब होती है तो समय उसकी दोनों पत्नियां गर्भवती थी, पुत्र होने की कोई निश्चितता नहीं थी। मारवाड़ में गद्दी के 2 दावेदार थे, बीकानेर के अनूप सिंह और नागौर के इंद्र सिंह, लेकिन औरंगजेब ने आदेश जारी किया कि जोधपुर सहित मारवाड़ को
खालिसा के अधीन ले लिया जाए। यानी कहेंगे देखो, जब राठौर विद्रोह होता है और कहेंगे जो राजपूत शासक मर जाते हैं, जो राजपूत शासकों के साथ मुगलों का युद्ध हुआ और राजपूत शासक मरे, लेकिन जो उनके पुत्र हुए, पुत्र नहीं थे, पुत्र, तो कहीं कहीं उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, कहीं कहीं राजपूत जो थे उनको उन्होंने क्या किया, उनको सरकारी भूमि मिलाने का आदेश दे दिया। यानी कहीं कहीं बोला कि इनके तो पुत्र है नहीं, इनके बेटा तो है नहीं, तो कहीं कहीं इन्होंने क्या मिलाने का आदेश दे देता है, उसने आदेश दे दिया। विवादास्पद उत्तराधिकारी बहुत से कारकों में से एक थे, जिसके कारण मारवाड़ को खालिस भूमि में ले लिया गया, यानी खालिस भूमि में उसको मिला गया, यानी सरकारी भूमि के अंतर्गत मारवाड़ को ले लिया। मारवाड़ में कोई भी वारिस नहीं था, यानी गद्दी का कोई वारिस ना होने के कारण औरंगजेब ने क्या किया, उसको सरकारी भूमि में मिलाने का आदेश ले लिया। और इसका कारण एक और यह कारण था कि महाराजा के अधीनस्थ कई जमींदार राजस्व अपने पास रखकर मुसीबत पैदा करते थे, लेकिन बड़ी हाड़ी मिलाए जाने का कहीं के विरोध, यानी कहीं जो कहीं देखो, अब जो होगा मुगलों के और राजपूतों के जो संबंध होंगे पूरी तरीके से खराब हो जाए। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंध क्या होंगे कि पूरी तरह से क्या होंगे, खराब होते चले जाए। वह चाहते थे कि मेवाड़ के राणा राज सिंह ने राठौरों की रानी हाड़ी का समर्थन किया। इस बीच में जसवंत सिंह की दो रानियों के पुत्र की प्राप्ति हुई। बीकानेर के शासक राव अनूप सिंह को शाही बख्शी खान सिंह के दोनों पुत्रों के दावे का समर्थन किया। अंततः औरंगजेब ने 36 लाख रुपए की पेशकश लेकर मारवाड़ की गद्दी इंद्र सिंह को दे, यानी कहीं के गद्दी का उन्होंने इंद्र सिंह को दे। देखो यहाँ क्या होता है कि कहीं के पहले भूमि को ले लिया, यानी भूमि को सरकारी कर दिया, बाद में जब पुत्र की प्राप्ति होती तो 36 लाख रुपए लेकर के इंद्र सिंह को कहीं के गद्दी दे दिए। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती, जसवंत सिंह के जो नाबालिग पुत्रों को दिल्ली लाया गया, उनके दावे के समर्थन में मीर बख्शी ने किया। इंद्र सिंह और अजीत सिंह जो जसवंत सिंह के दोनों पुत्र थे को संतुष्ट करने के लिए औरंगजेब ने राज्यों को 2 हिस्से में बांटने का निर्णय किया। टीका इंद्र सिंह को दे दिया, जबकि आगे अजीत सिंह को दिया। जोधपुर को कमजोर बनाने के लिए राज्य का विभाजन कर दिया गया, जहां औरंगजेब की राजपूत नीतियों के प्रति का हिस्सा था। इसके तहत राजपूतों की शक्तियों को धीरे धीरे कम करना, यानी धीरे धीरे क्या होता, अब जो राजपूत की शक्तियां कम की जाती है, राजपूत राज्यों में विभाजन किया जाता है। धीरे धीरे राजपूतों की जो शक्तियां थी उन शक्तियों को कहीं कहीं कम होने लगी और कहीं कहीं उनकी शक्तियों को क्या कर दिया, कमजोर किया जा रहा था। ठीक है, अंततः जोधपुर अकबर के औरंगजेब के कब्जे में आ जाता है। दुर्गादास जसवंत सिंह के बच्चे अजीत सिंह के साथ मेवाड़ की ओर भाग गए। यह नहीं कहा जा सकता, निष्कर्ष, ठीक है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के साथ युद्ध में अकबर की राजपूतों की मित्रता की नीति का अंत कर दिया। यानी ये नहीं कह सकते हैं कि मारवाड़ और मेवाड़ का जो युद्ध होता है उसमें राजपूतों के साथ जो मित्रता होती उसका अंत हुआ, लेकिन फिर भी मुगल राज व्यवस्था में राजपूतों का प्रभाव का ह्रास हुआ। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों की महत्ता बढ़ी। धीरे देखो, जब औरंगजेब आता है, औरंगजेब के साथ मुगलों कहीं कहीं जो मुगल और राजपूत संबंध थे वो मुगल राजपूत संबंध खराब होते हैं, क्योंकि औरंगजेब के साथ कहीं मराठों के संबंध बहुत बन जाते हैं। ठीक है, मुगल मराठा संबंध जब पढ़ेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल, क्योंकि इस टाइम पर मराठाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा था और मराठाओं को विशेष पद मिल रहा था, और कहीं के राजपूतों को धीरे धीरे क्या हो रहा था, साइड लाइन किया जा रहा था, उनको हटाया जा रहा था। तो कहीं को उनको हटाने की कहीं की नीति आती है, यानी मराठों की महत्ता बढ़ी। मेवाड़ और मारवाड़ के साथ युद्ध होने का युद्ध राजकोष पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। यह भार हालांकि गंभीर नहीं था, इसकी खपत बंदरगाहों तक ले जाने वाले मार्ग से भी कहीं कहीं की जाती थी और कहीं प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि औरंगजेब की राजपूत नीतियों के द्वारा उसके मुद्दों को संभालने में कहीं कहीं असक्षम और प्रतिबंधित करती है, जिससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। ठीक है, राजपूतों के साथ जो उसके संबंध खराब होते, इससे राजनीति और धार्मिक कटुता फैली। यानी कहीं कहीं जब राजपूतों के साथ मुगलों के संबंध खराब होते तब कहीं कहीं धार्मिक कट्टरता फैलती है, और कहीं कहीं हिंदू और मुस्लिम जो एकता थी उसमें भी कहीं कहीं एक बड़ा भारी विरोध होता है, जो राजनीतिक आशंका का परिचायक है। इन सब परिस्थितियों में मुगल राजकुमार राजपूत के साथ गठबंधन कर विद्रोह पर उतारू हो गए थे। देखो, इस
कहीं कहीं उनके साथ क्या हो गया था कि धीरे धीरे राजपूत राज्यों के साथ कहीं कहीं पहले जो एक साथ अच्छे थे, बाद में क्या था दोनों में फिर 36 का आंकड़ा, यानी फिर से कह सकते हैं कि युद्ध वाली रणभेरी बज जाती, यानी फिर उनमें दोनों में युद्ध का माहौल। देखो शुरू में क्या लिखोगे, भूमिका लिखोगे, ठीक है। शुरू में क्या लिखोगे, भूमिका। मैं बता देता हूँ। अकबर की राजपूतों के साथ नीतियों को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। क्या लिखोगे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। इन तीनों चरणों को अलग अलग डिवाइडेड करके लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, मुगल राजपूत संबंध। फिर क्या लिखोगे, अकबर के शासनकाल में। क्या लिखोगे, अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंध। फिर क्या लिखोगे, जहांगीर के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंध, ठीक है, इतना लिख दिया। फिर क्या लिखोगे, शाहजहां के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंध। फिर क्या लिखोगे, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंध, लिख दिया इतना। फिर मुगल इसी के बीच में जैसे इसमें कई डिवाइडेड आते हैं, तो ठीक है, तो लास्ट में लिख दोगे औरंगजेब के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंध खराब हो जाना, इसमें लिख दोगे। लेकिन जब आप अकबर वाले लिखोगे कि मुगल राजपूत संबंध बेहतर होते हैं, ध्यान सुना, अकबर के शासनकाल में क्या होगा, मुगल राजपूत संबंध बेहतर होते हैं, बनते हैं और प्रगाढ़ होते हैं, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंधों में स्थिरता आती है और कहीं कहीं जागीरें भी नहीं दी जाती है और कहीं कहीं थोड़ी सी कटुता दिखी। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंध बेहतर बने, लेकिन कहीं कहीं इनमें कहीं कहीं विरोध हमें देखने को मिला, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में मुगल राजपूत संबंध पूरी तरीके से कहीं कहीं उनमें संधि विच्छेद हो जाता है और मुगल राजपूत संबंध कहीं कहीं उसमें कटुता आती है। उसका कारण क्या था कि जिस प्रकार से राजपूत राज्यों की भूमि को खालिस भूमि में मिला लेना, सरकारी भूमि में मिला लेना, या उनके कहीं कहीं साम्राज्य विस्तार करना, इस कारण से कहीं कहीं मुगल राजपूत संबंध जो होते हैं उनमें कहीं कहीं कड़वाहट आती है और कड़वाहट ये बढ़ती चली जाती है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि मुगल राजपूत जो संबंध अकबर के शासनकाल में जो बेहतर बनते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने में कहीं कहीं बेहतर रहे, लेकिन बाद के वर्षों में अगर कहीं कहीं देखेंगे मुगल राजपूत संबंध औरंगजेब के शासनकाल में कहीं कहीं खराब होते हैं। और क्योंकि अब मराठों की कहीं कहीं मराठों का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल मराठा संबंध बेहतर बने और मुगल राजपूत संबंधों में कहीं कहीं कड़वाहट आई और बाद में कहीं कहीं आगे चल करके मुगल और राजपूतों में कहीं कहीं युद्ध का माहौल भी बनता है। और कहीं कहीं अब मुगल और राजपूत जो संबंध थे अकबर के शासनकाल में कहीं बेहतर थे, लेकिन बाद में क्या थे, वो कहीं के पतन की ओर और कहीं के ह्रास की ओर औरंगजेब के शासनकाल में बढ़ चले गए। और औरंगजेब की कहीं कहीं एक कट्टर नीति के परिणाम के कारण ही मुगल राजपूत जो संबंध थे वो कहीं कहीं खराब होने लग गए थे, ठीक है। और मुगल राजपूतों का संबंध था वो धीरे धीरे क्या हुआ, पतन की ओर बढ़ चला। आप इतना लिखेंगे, ठीक है। हेलो, इतना लिख देंगे, आपका पूरा